नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके YouTube चैनल @थलामैथ्स और मैं हूं आपका भाई। आज हम देखने वाले हैं ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम देखने के पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं किस प्रकार की लाइनें क्या होती हैं। ठीक है, तो यदि एक लाइन मतलब एक बार समाकलन किया जा रहा है और मान लीजिए कोई क्लोज्ड मतलब बंद पृष्ठ होगा, है ना, क्लोज्ड सरफेस होगा, तो इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो ये बताता है हमको क्या, रेखीय समाकलन। इंग्लिश में हो जाएगा लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इसमें सिर्फ लंबाई है, इसमें यदि आएगा यहाँ जो भी लिखा आएगा लास्ट में आएगा डी एक्स। उम्मीद कर समझ में आया होगा। अगला आता है आपका सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब इसमें लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी, तो इसमें जो भी लिखा होगा यहाँ पर आएगा डी एक्स डी वाई। आया समझ में? नहीं आया? इसमें सिंगल लाइन रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल, इसमें दो लाइन दो लंबाई भी है चौड़ाई भी है, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। इंटीग्रल सतही समाकलन। ठीक है, अगला आता है कि तीन लाइनें बन जाए, तीन लाइनें। ठीक है, तो ये आयतन को बताता है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आती है, जिसमें dx भी आएगा dy भी आएगा और dz भी आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तीनों आते हैं और ये कहलाता है वॉल्यूम आयतनीय समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल। तो उम्मीद करता हूं तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल पर। पहला सवाल है हमारे पास, यदि बंद सतह S से घिरा आयतन V हो और सदिश F बराबर दिया है तो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल F डॉट n कैप ds का मान बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए हमको उपयोग करना पड़ता है कौन से थ्योरम का? स्टोक्स थ्योरम का हमको उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि आपके पास लाइन इंटीग्रल है, यदि आपके पास लाइन इंटीग्रल है तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? वॉल्यूम इंटीग्रल में। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब ये जो दिया है इसी से बात करते हैं हम। ठीक है, कितना दिया है? इंटीग्रेशन f डॉट n कैप dx। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम कहता है कि लाइन इंटीग्रल को आप चेंज कर दीजिए, रेखीय समाकलन को चेंज कर दीजिए आयतनीय समाकलन को, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वॉल्यूम वाला तीन आएगा, तीन लाइनें बना देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही लाइन इंटीग्रल आपका वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया, मतलब आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए उपयोग करते हैं डाइवर्जेंट का। तो यहां पर लिखते हैं DIV, डाइवर्जेंट ऑफ F, जो फलन था, डाइवर्जेंट ऑफ F, डाइवर्जेंट ऑफ F, और क्या जाएगा? dV। यही dV क्या है आपका? dx dy dz। अब आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर dV क्यों लिखे, dx dy dz भी ले सकते थे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यदि लिमिट दी होती, मान लेते हैं x का ही y का ही z का ही, यदि z की लिमिट दी होती, मान लेते z 0 से 1 जाता है, लिमिट नहीं दी है इसलिए अभी ऐसा नहीं लिख रहे हैं। यदि लिमिट दी नहीं तो ऐसा लिखते dV की जगह पर dx dy dz लिखते। लिमिट दी होती तो, लिमिट नहीं दी तो क्या लिखेंगे? dV लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये भी आयतनीय समाकलन लिखते हैं, इसको भी वही बात वही है। ये भी है आयतन या dx x y z, बात वही है। चलो, अब डाइवर्जेंट ऑफ F कैसे निकालते हैं ये देखिए। डाइवर्जेंट ऑफ F का अर्थ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डाइवर्जेंट का सदिश F के साथ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सिंपल से होता है I का गुणा I के साथ, J का गुणा J के साथ, K का गुणा K के साथ होता है। तो सीधा, ज्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, सीधे देखो आप। इंटीग्रेशन यहां पर लिखो डेल अपॉन डेल x, सिंपल सा डेल अपॉन डेल x, और यहां से I का गुणा कितना है? x है तो I का गुणा कितना है? प्लस डेल अपॉन डेल y, J का गुणा 2y, प्लस डेल अपॉन डेल z। ठीक है, डेल अपॉन डेल z आ गया, I का गुणा K का गुणा कितना है? 3z। सिंपल सा है, डेल अपॉन डेल x लिखे, I का गुणा डेल अपॉन डेल y लिखे, J का गुणा डेल y डेल z लिखे, K का गुणा, और बाहर कौन बैठा है? d। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको करना है पहले अवकलन फिर समाकलन।
पहले डेल अपन डेल एक्स लगा के अवकलन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन, अब डेल वाई डेल एक्स लिखा हमने एक्स, जब एक्स बस है एक्स की पावर 1 है तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, वाई का वाई के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, जेड का जेड के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1 प्लस दो तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया तो डेल वाई बटे डेल वाई, फिर से वाई का वाई के सापेक्ष कितना आएगा 1, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, फिर से जेड का जेड के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 और बाहर बैठा आपके पास b। चलो हल करो इसको जल्दी से, कितना आएगा देखो 1 प्लस 2 एकम 2 यहाँ से 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 dv। ठीक है, अब फिर से बता रहा हूँ यदि dv की जगह पर dx dy dz होता तो लिमिट दी होती तो उसको उपयोग करते, अभी नहीं दी है तो सिंपल सा। अब इसका समाकलन करना, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन dv। अब dv का समाकलन करना है हमको, तो देखो यदि समाकलन लिखा है, मान लेते हैं समाकलन लिखा है dx, कुछ नहीं है मतलब कितना है 1, तो dx का समाकलन कुछ नहीं है तो dx है ना, तो जो यहाँ रहेगा वही आएगा, dx का कितना जाएगा x। मान लेते हैं इंटीग्रेशन होता 1 dy, तो अब y है ना तो 1 है, मतलब इसमें हमें 1 ही होना चाहिए, तो dy का कितना हो जाएगा y। इसी पर dz होता तो कितना जाता z, dt होता तो कितना जाता t। तो उम्मीद करता हूँ उसी प्रकार से dv लिखा तो कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तो कितना जाएगा ये फाइनल में हमारा 6 और dv है इसलिए कितना जाएगा 3। बड़ा सवाल में जो हमसे पूछा गया था कि इसका आयतन कितना होगा, हमने निकाल दिया कितना होगा 6v होगा। तो इस प्रकार स्टोक्स थ्योरम का उपयोग करते हैं हम, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रेशन दिया है फिर x y dy माइनस y स्क्वायर dx वेयर c इज द स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन x बराबर 1 y बराबर 1 विल बी। इसमें बोला यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, इसमें कह दिया है आपको कि ग्रीन प्रमेय का उपयोग करिए। ठीक है, चलो अब पहले जो बोला है इस पे ध्यान देते हैं। कोई कट स्क्वायर को कट किया गया है, कहां से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां जाना है x बराबर 1, कहां आएगा x, ये x अक्ष है ये y अक्ष, x बराबर 1 जाना है, यहां तो 0 0 रहता है, 0 से कहां तक गए 1 तक। ठीक है, अब लाइन खींचना है, x बराबर सिर्फ 1 दिया है आपको, तो x बराबर 1 पर लाइन कैसे खींच लेंगे हम, इस प्रकार से एक लाइन आपकी खींच जाएगी। ठीक है, इस प्रकार क्या दिया y बराबर 1 दिया, तो y बराबर मतलब y अक्ष में जाना पड़ेगा, 0 चले कहां तक 1 तक, तो ये वाली लाइन है, मतलब इसी का आपको निकालना है क्या सतही। अब इसमें देखो खुद सोच के देखो, क्या सिर्फ लंबाई होगी, नहीं होगी ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों होंगी, मतलब सतही क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है, और ऊंचाई भी हो जाती है तो फिर वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। तो आप समझ जाओ ग्रीन्स प्रमेय में लंबाई और चौड़ाई आती है, मतलब dx आएगा और dy आएगा और 2 समाकलन आएगा। ठीक है, अब इसी का निकालना है, तो यहाँ पर अब देखो यदि मैं x की लिमिट पूछूं, मतलब x कहां से कहां तक जा रहा है, तो x 0 से कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, x 0 से कहां तक जा रहा है 1 तक। इसी प्रकार y 0 से कहां तक जा रहा है 0 से y बराबर कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर लिमिट मिल गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो जो सवाल दिया था यहीं पर आ जाओ, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व, ओवर द क्लोज्ड कर्व x y dy माइनस y स्क्वायर dx। ठीक है, अब ग्रीन प्रमेय क्या कहता है इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ग्रीन प्रमेय कहता है कि लाइन इंटीग्रल को मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज नहीं करूंगा, सरफेस इंटीग्रल में, इस पे सरफेस इंटीग्रल में जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, तो उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। अब लाइन इंटीग्रल को चेंज करना है सरफेस इंटीग्रल, कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी 2 लाइन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सिंपल से लिखना है डेल अपॉन डेल x, कुछ दूरी पर माइनस लगा कर लिखना है डेल अपॉन डेल y। ठीक है, और ये क्या बन गया सरफेस में, सरफेस में बन गया क्या क्या आएंगे इसमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब dx dy। यहां तो उम्मीद करता हूं किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है,
चलो साथ ही साथ लिमिट भी लिख ले। क्या लिमिट x की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 1। तो ये मान लेता हूं यदि x का ये है तो 0 से 1 और ये y का है तो 0 से 1, दोनों एक जैसे ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा वो बताएगा ये वाला भाई साहब जो पहले से दिया है। देखो यहाँ पर डेल x है ना, मतलब यहाँ से dx वाला नहीं आएगा। आया समझ में आया नहीं है? क्या कहा मैंने? यहाँ पर डेल x लिखा है, मतलब यहाँ से dx वाला नहीं आएगा। कौन आएगा? dy के साथ जो है, dy के साथ कितना है? देखो dy का गुणांक कितना है? x इंटू वाई। ये माइनस फॉर्मूला में पहले से रहता है। ठीक है, अब डेल अपन डेल वाई लिखा है तो यहाँ से dy वाला नहीं आएगा, dy वाला नहीं आएगा। कौन आएगा? dx के साथ जो है, कौन है यहाँ पर? देखो माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस वाई स्क्वायर। आया समझ में नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 0 से। ठीक है, चलो अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन कहलाता है ना, पार्शियल अवकलन कहलाता है ना, पार्शियल अवकलन, आंशिक अवकलन कहलाता है। ठीक है, इसमें x लिखा है नीचे, सिर्फ x का ही अवकलन करेंगे, बाकी y कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेगा। तो y कोई नंबर हो जाएगा, तो y का करना नहीं, तो y आ गया बाहर। कितना बचा? डेल अपॉन डेल x और बचा ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर तो y ही है तो डेल अपॉन डेल y, ऊपर बचा y स्क्वायर और बाहर हमारे पास dx dy। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 और y का तो y रहेगा। अब फिर आपने बताया था x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1, तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, प्लस इसको हल करने के लिए पावर आ जाएगी नीचे और पावर हो जाएगी एक कम। पावर जितनी मिलती है उसको कर दो सामने, कितनी पावर? 2, और पावर को कर दो एक कम, पावर को कर दिए एक कम, कितना हो जाएगा? एक कम, तो कितना आ जाएगा फाइनली हमारे पास? 2 में से 1 गया 1। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर कितना आएगा? 2y। ठीक है, और बाहर बैठा है dx dy। ठीक है, चलो हल करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, y और 2y कितने हो गए? 3y dx dy। तीन कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 y, और y है इसलिए मैं y वाला पहले लिख ले रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको आगे पीछे करने से। y इसलिए dy को पहले ले लिए, dx को बाद में ले लिए। ठीक है, चलो अब y का करना है, तो बाहर बैठा है 3, इंटीग्रेशन 0 से 1। अब y का करना है तो एक लिमिट ले लेंगे इसके साथ, मान लेते हैं y का ये था, क्योंकि लिमिट सेम थी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और y इसका करना है समाकलन, है ना, मान लेते हैं y है तो इसका करना है समाकलन dy के लिए। तो पावर कितनी है? 1, तो पावर को 1 बढ़ा दो, 1 में 1 जोड़े कितना आएगा? 2, और यही वाला नंबर आता है नीचे, तो उसी को उपयोग करेंगे। यहाँ पर पावर है 1 बढ़ जाएगी, कितना आएगा? y स्क्वायर बटे 2। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से 1, और बाहर इसका तो हो गया, क्या बचा? चलो ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो कितना आया? 3/2। इंटीग्रेशन 0 से 1, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट रखेंगे जहां जहां y है, एक बार फिर लोअर नीचे वाली लिमिट रखेंगे जहां जहां y है। तो जहां जहां y है वहां पर क्या रखेंगे? 1, कितना है? 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। एक बार 0 रखेंगे, कितना आएगा? 0, और बाहर बैठा है dx। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 dx आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीन बटे 2 इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ आया 1 dx। ठीक है, चलो अब 1 का इंटीग्रेशन करना है dx, dx से तो क्या आएगा? x ही आएगा, और dy होगा तो y आता है, dz हो तो z आता है। तो dx से कितना जाएगा यहाँ पर? 3/2, और जब इसका समाकलन इंटीग्रेशन कर दिए तो कितना आएगा? x, और लिमिट जा रही है 0 से 1, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखना है। तो 3/2, एक बार x की जगह पर 1 रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे? 0। तो फाइनल आंसर कितना जाएगा हमारे पास? 3/2। तो इस प्रकार ग्रीन प्रमेय और स्टोक्स प्रमेय का उपयोग हम करते हैं। ये दोनों प्रमेय बहुत ही काम के हैं।
ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास इन्वर्टेड हो जाए। तो इस प्रकार आप ग्रीन पेनी और स्ट्रोक थ्योरम का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।